हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम अपने यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फोर्थ पार्ट पे हैं। ये हमारा 4.3 पार्ट है। ठीक है, पर्सनालिटी टॉपिक को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स के अंदर, तो आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सो इट्स 4.3। ठीक है, इसके अंदर जब हम देखते हैं, सो देर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक हो गया हमारा बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर, और दूसरा हमारा साइकोसोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जब हमें सबसे पहले हम बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर्स की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला फिजिक। फिजिक यानी आप देखने में कैसे हो, आपकी हाइट कैसी है, वेट कैसा है, कलरेशन कलर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, या कोई फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, तो ये अफेक्ट करती है हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक फैक्टर आता है सेक्स। सेक्स यानी कि क्या मतलब होता है, सेक्स से आप समझते हैं जो जेंडर क्या है। जैसे यू नो इट ग्रेटली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, है ना। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको पता है, मेल जो होता है, जो आदमी है या जो लड़का है, उसको ज्यादा फ्रीडम मिलती है, कम उस पर रोक टोक होती है, तो इसीलिए उसकी डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा होती है उसकी पर्सनालिटी की। ठीक है, और जो लड़कियां हैं उनके पर बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स रहते थे। वैसे मैं ये बात पहले के जमाने की थोड़ी कर रही हूँ, आज इतना ज्यादा वो नहीं है डिस्पैरिटीज। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी जो फिजिकल बेसिस होते हैं हमारे बिहेवियर के, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे काफी निर्भर करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इसकी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में बहुत रोल निभाता है, क्योंकि वही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड जो है वो जो रिलीज कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर से जो आपके हॉर्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं वो टारगेट ऑर्गन पे पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इनसे काफी सारे फंक्शनल डिसीजेस हो सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते थे, और ये ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के जो नीचे का तल्ला है या बेस है, उस पे प्रेजेंट होता है। और ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल की, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, अब कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है पता है ना, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो इंसान ओवर बड़ा हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक। देखो मैंने डिवाइड करके बोला है। व्हाट इज इट? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ये हमारी फिजिकल टेंशन को रिलीव करता है और हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको रिलीव करता है। ये हार्मोन उस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसका क्या काम होता है? दिस हार्मोन डिटरमिन द ग्रोथ ऑफ द गोनाड्स, यानी जो हमारे गोनाड्स हैं उनकी डेवलपमेंट और फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा पहला पिट्यूटरी था, दूसरा हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं, थ्रोट हमारा जो होता है उसके बेस पे होता है, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, अगर ये ग्लैंड अंडर डेवलप रह गया तो भी इंसान में जो होती है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर आपने जो थायरॉक्सिन मैंने हार्मोन बोला आपको, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई यानी कम रिलीज हो रहा है, तो उससे गोइटर हो जाता है, सुना होगा ना, से गला सूज जाता है। और अगर उस एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उससे भी क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्किन रेड होने लग जाएगी। तो जो ये थायरॉक्सिन है इसका बैलेंस सिक्रीशन होना चाहिए। इसके बाद में आपका आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, सबसे पहली बात, ये 4 होते हैं नंबर में, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में लिखने के लिए। तो ये दे आर 4 इन नंबर। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर मिलते हैं। ये ग्लैंड जो है ये अपना पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि वो हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस के बीच में बैलेंस बनाए रखेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, किडनी के अबव लोकेटेड होता है, और ये सिक्रीट करेगा हार्मोन जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं। अगर एड्रेनलिन नहीं होगा तो इंसान स्लीपलेसनेस, मतलब उसको नींद नहीं अच्छे से पूरी होगी, उसको वीक फील होगा। होता है ना, जब नींद नहीं पूरी होती है बहुत कमजोरी लगती है, और अच्छा मतलब पूरा दिन थका थका जाता है। और अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा
तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी एकदम से इंसान की, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और फास्ट फास्ट सांस आने लगेगी। तो ये है। नेक्स्ट इज सेक्स ग्लैंड, जिसको हम गोनैड्स भी कहते हैं। ये जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स जैसे एंड्रोजन, है ना, ये बनाने में आपका मेल हार्मोन आपका हो गया एंड्रोजन, फीमेल हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, ये बनाने के काम में आता है। ठीक है। एंड्रोजन क्योंकि मेल के अंदर है, इसका काम होता है मेल क्वालिटीज डेवलप करना, जैसे फेशियल हेयर, आवाज का भारी करना। और एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, तो इसका काम होता है फीमेल डेवलपमेंट, जैसे आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर आपकी वॉइस का सॉफ्ट हो जाना। ठीक है, तो यानी फीमेल वाले ट्रेट्स। एक बार फिर से बता रही हूँ, सेक्स जो आपके ग्लैंड्स या गोनैड्स बोले हैं, मेल बॉडी में होता है हमारा क्या, जो टेस्टिस होते हैं, वो कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, एंड्रोजन। ठीक है। और हमारे जो ओवरीज है फीमेल बॉडी, वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है। ये तो हमारा पहला फैक्टर खत्म हो गया, बायोलॉजिकल या हमारा हेरिडिटरी फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा आता है साइको सोशल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है होम एंड फैमिली। होम एंड फैमिली में देखो बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी फैमिली, जिस तरह से फैमिली का एनवायरनमेंट है, फैमिली वालों का सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन है, उससे हमारी पर्सनालिटी बहुत अफेक्ट होती है। सबसे पहला पेरेंट्स, पेरेंट्स बच्चे की डेवलपमेंट को काफी अफेक्ट करते हैं। पेरेंट्स की जो एजुकेशन है, उनकी बिहेवियर, इंटेलिजेंस, इससे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब पेरेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, अब आप कहोगे हमने ऊपर पेरेंट्स पढ़ा है, नीचे पेरेंटल एटीट्यूड, तो सेम सेम बात, लेकिन ये सेम नहीं है। क्योंकि इवन इफ योर पेरेंट्स आर एजुकेटेड, अगर वो इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स बच्चों के वो अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे बच्चे की पर्सनालिटी अलग तरीके से डेवलप होगी, और अगर वो अच्छा है तो एक अलग तरीके से डेवलप होगी। साइज ऑफ फैमिली, फैमिली का साइज बहुत डेवलप अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर फैमिली साइज बड़ा है और इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बच्चे की नीड्स पूरी नहीं होंगी। और अगर फैमिली साइज छोटा है, इनकम भी ठीक है, तो बच्चे की नीड्स पूरी होंगी। इस तरह से साइज ऑफ फैमिली बच्चे की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड एंड फैमिली इंस्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है, जो किसी किसी घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डाइवोर्स हो गया या फैमिली में रिलेशन टेंस्ड हैं, तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है। वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स डिटर्मिनेट जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह की बच्चे की पर्सनालिटी होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले के टाइम पे होता था ना, मेल को ज्यादा सुपीरियर पोजीशन दे रहे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी आउट गोइंग, थोड़ा है ना बोल्ड बनेगी। और अगर लड़कियों को घर में रख रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो रिजर्व सी पर्सनालिटी बन जाएगी उनकी, जो कि आजकल कम ही होता है। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, बच्चे की जरूरतें, डिजायर्स पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। डेथ ऑफ द पेरेंट, अगर बच्चे के क्रूशल ईयर्स के टाइम पे, जैसे बच्चा छोटा है, उसमें अगर किसी भी पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो भी क्या होता है, एक वॉइड यानी एक गैप क्रिएट हो जाता है बच्चे में, और उसकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप नहीं हो पाती। इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड आस पड़ोस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है हमें, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं यूजुअली। बट अगर आप घर में कितना भी अच्छे से बता लो सिखा लो, बट बच्चा नीचे खेलने गया, एंड जो नेबरहुड है, जो भी पड़ोसी है या पड़ोसी बच्चे हैं, उनको जो एटमॉस्फेयर मिल रहा था वो अच्छा नहीं था, तो वो दो चार गलत चीजें सिखा दें, या उनके बोलने और डेवलप पर्सनैलिटी का वे थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उससे भी बच्चे की पर्सनैलिटी काफी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल। स्कूल तो आपको पता ही है, जैसे पहला हमारा होता है घर, फर्स्ट हमारा एजुकेशन सेंटर घर है, तो दूसरा हमारा स्कूल है। स्कूल में भी काफी फर्क पड़ता है, उस बच्चे की पर्सनालिटी काफी डिपेंड करती है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर गुड टीचर्स होंगी, तो बच्चे की मोरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर तरह की डेवलपमेंट होगी। सो रोल ऑफ टीचर्स यही है, टीचर का काफी रोल होता है, कैसे टीचर गोल सेट करिए बच्चों के लिए, कैसे करिकुलम पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट इससे इफेक्ट होता है। क्लासमेट्स कैसे हैं आपके, जिनके कांटेक्ट में आप आओगे, खेलोगे उनके साथ, उनकी हैबिट्स लोगे। इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस, इमोशंस जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें एक सोसाइटी के अंदर।
अगर आप इमोशनल बैलेंस रख पाते हो तो इससे आपकी काफी अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। जो बच्चे अच्छा कंट्रोल नहीं रख पाते उनकी पर्सनालिटी देखो कभी बहुत गुस्से वाली हो जाएगी, किसी की बहुत ही रोने वाली हो जाएगी, इमोशनल। ठीक है। सोसाइटी और कल्चर का, इसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है। कल्चर डिटरमाइन करता है एक इंसान की पर्सनालिटी, जिसमें वो पैदा हुआ है से लेकर जहां तक उसकी जिसमें डेथ होगी, वो उसी कल्चर को अपनाता है, उसी कस्टम्स को अपने अंदर इनकलकेट करता है, तो उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने देखी है। अगर ये रहती है घर में, जॉब नहीं है किसी के पास और प्राइस तो बढ़ रहे हैं चीजों के, तो इससे भी बहुत इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी देखो जो एक्सपेरिमेंट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया है कि एटमॉस्फेयर का भी बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे नॉइस कैसी है, बहुत शोर है या बहुत पोल्यूशन रहती है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, इन चीजों से काफी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अप्रेजल या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अभी हमने अपना चीजें आपने पढ़ी हैं, है ना, जो आपने फैक्टर्स पढ़े हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि आप असेस कैसे करते हो पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी आप मेजर तो नहीं कर सकते हो कि इसकी पर्सनालिटी 10 है, 20 है, 30 है, नहीं। ये हमें बस पर्सनालिटी से इंडिविजुअल का बिहेवियर समझ में आता है कि वो अच्छे से अडेप्ट कर रहा है या नहीं अडेप्ट कर पा रहा चीजों को, उसकी माइंड की स्थिति क्या है, क्या वो अच्छे से अपनी चीजों को ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो ये सब चीजें, तीन मेथड है जिससे हम पर्सनालिटी को इवेलुएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। पहला हमारा है सब्जेक्टिव मेथड, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव मेथड, और तीसरा हमारा आएगा प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है। सब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव देखो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये जो है एक सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? दे आर कंसर्न विद द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। ये हेल्प करते हैं कि हम इंडिविजुअल के बारे में, अपने बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। किससे? उस इंसान से या उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव से। ठीक है। क्योंकि ये एक इंसान के बारे में ही है, इंडिविजुअल के बारे में ही है, तो इसके टाइप्स क्या हो गए? ऑटोबायोग्राफी, है ना, आत्मकथा कहते हैं इसे। जैसे केस हिस्ट्री, किसी चीज की हिस्ट्री पढ़ लें। क्वेश्चनेयर, इन्वेंटरी मेथड या इंटरव्यू मेथड। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये क्या है उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है। आपको जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल सारे याद हो, पता हो, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज सब्जेक्टिव मेथड। सबसे पहला ऑटोबायोग्राफी। ये लाइफ हिस्ट्री होती है राइटर की। ये उसके एम्स, उसकी इच्छाएं, उसके एम्बिशंस, सबके बारे में हमें बताते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो है ना ही सिर्फ प्रेजेंट बल्कि राइटर के पास्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और रिलायबल तरीका है किसी की हिस्ट्री या किसी के बारे में जानने के लिए। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेंगे। फायदा क्या है इसका? टाइम बचता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, यानी बहुत महंगा नहीं है। रिलायबल है, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, इसको हम एक ट्रस्ट करने वाला सोर्स मान सकते हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने में टाइम नहीं लगता क्योंकि एक ही इंसान है जिसके बारे में हमें जानना है, तो हमें सोर्सेस पता है, हम उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमें ऐसे पूरा संसार घूमने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज, लाइज एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ऑब्वियसली कोई अपनी आत्मकथा बता रहा है, क्या पता झूठ बोल दे, क्या पता कोई भी अपनी बुरी बातें नहीं बताना चाहता कि मैंने अपनी लाइफ में बुरा क्या किया है। अच्छा अच्छा बताएंगे तो हमें पूरी सच जो है वो नहीं मिलता। ठीक है। और हम ऑटोबायोग्राफर का जो बिहेवियर है रियल, उसको नहीं जान सकते क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो शेयर नहीं करेगा। केस हिस्ट्री, इसके अंदर हम क्या करते हैं? लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टडीड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर के अंदर हम जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी लाइफ को स्टडी करते हैं। ठीक है। उसकी जो हेरिडिटी, एनवायरमेंट, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। इससे हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ पता लगता है। एडवांटेजेस क्या है? साइकियाट्रिस्ट इस मेथड को यूज करते हैं। ऑल्दो थोड़ा अनरियलिस्टिक है कि इंसान की पूरी आप हिस्ट्री आप निकाल लें, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका काफी वो है, एडवांटेज है। और इसकी सक्सेस डिपेंड करती है इंसान जो यूजर है उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? आप it is difficult to evaluate personality with the help of this method because it lacks direction। यानी इसमें क्या है, इसमें देखो बहुत हार्डवर्क लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए अगर इस चीज को हमें करना है। और कभी कभी इंसान जो है सच छुपाने की भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चनेयर मेथड क्या होता है?
ये होता है, इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट समझने का एक तरीका। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन इलाहाबाद हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है इलाहाबाद की, उसने इस मेथड को डेवलप करने में बहुत ज्यादा रोल निभाया है, ठीक है। अब देखो, जो पर्सनैलिटी होती है एक इंसान की, उसको हम उसके दिए हुए आंसर्स के बेसिस पे जज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 4 एरिया से रिलेटेड है। हाउस लाइफ, यानी आपके घर की कैसी लाइफ है आपकी, आपकी सेहत, आपका सोशल बिहेवियर और आपका इमोशनल बिहेवियर, ठीक है। और क्वेश्चन एयर जो है 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होते हैं हमारे क्लोज्ड क्वेश्चन एयर। क्लोज्ड क्वेश्चन एयर क्या होते हैं? जिनके आंसर ना बड़े क्लोज फॉर्म में दिए जाए, यानी यस या नो। आप ये खाते हो? नो। आप नॉन वेजिटेरियन हो? नो। डू यू स्मोक? यस। ऐसे करके। ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनके आंसर्स आपको फुल डिटेल में देने हैं। व्हाट इज योर नेम, है ना। और या फिर आप बोल दो गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, तो अब इसका आंसर आप एक नहीं वर्ड में दे सकते। पिक्टोरियल क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनके आंसर्स जो हैं हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स दी हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर आपको देना है। और मिक्स क्वेश्चन है जिसमें ऊपर के तीनों दिए जो क्वेश्चंस टाइप हैं उनको हम यूज में लाते हैं, ठीक है। क्लोज्ड, ओपन, पिक्टोरियल एंड योर मिक्स्ड क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया। अब इसके नुकसान और फायदे क्या है उसकी बात कर लेते हैं। इससे हमको फायदे ये हैं कि हमको ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ठीक है, महंगा नहीं है। और एक इंसान की क्वालिटीज को मैं आराम से देख सकती हूँ और कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकती हूँ। 3 लोगों ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, तीनों के क्वेश्चन के रिजल्ट्स को मिला के कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हूँ ज्यादा लोगों के लिए। नुकसान क्या रहेंगे? इन डेप्थ स्टडी नहीं हो सकती है ना, काफी डीप जाके नहीं हो सकती। कभी कभार इससे हम सब्जेक्ट को ढंग से जान भी नहीं पाते अच्छी तरह, क्योंकि अगर क्वेश्चन यार बहुत लंबा है, देखो अगर मैं आपको एक पेज देती हूँ उसमें आपको आंसर्स भरने हैं, कभी कभी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे है ना रोडीज का फॉर्म आ गया, बड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन। बट अगर मैंने आपको वही फॉर्म 15-20 पेजेस का दे दिया तो आप इरिटेट हो जाओगे और शायद आप फेड अप होके अपने आंसर्स ढंग से दो भी ना, ठीक है। तो इससे हम पर्सनैलिटी को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। इन्वेंट्री मेथड जो हमारा है, इससे हम सिस्टमैटिक वे में एक सब्जेक्ट के बारे में कि उसका कैसा एडजस्टमेंट है ना, कैसे वो एडजस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको पूरे को जज करते हैं। इसमें हम, इसका मेन एम क्या रहता है कि हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को इवेल्युएट करें और फिर इंसानों को उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांटें जो हमने देखा है या समझा है, ठीक है। फ्रैंक एस फ्रीमैन ने पर्सनालिटी को इन 6 कैटेगरीज, यहाँ पे 5 लिखा है, ये 6 कैटेगरीज है, उसमें बांटा है, ठीक है। देखो क्या है, द इन्वेंटरीज टू इवेल्युएट स्पेसिफिक ट्रेट, इन्वेंटरीज जिससे हम स्पेसिफिक ट्रेट को इवेल्युएट कर सकें, किसी स्पेसिफिक ट्रेट को। टू क्लासिफाई पेशेंट इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पेशेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। टू इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट, कि हम कैसी क्वालिटी है पर्सनालिटी एडजस्टमेंट की। क्लासिफाई पीपल इन डिफरेंट ग्रुप, लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटना। इन्वेंटरीज दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड है वो इन्वेंटरीज। एंड लास्टली टू इवेलुएट अ पर्सन्स इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एप्टीट्यूड, एक इंसान के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स और वैल्यू को मेजर करने के लिए। इसका फायदा ये है कि काफी सिंपल मेथड है और इससे हम इंसान को इन डेप्थ जान सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि अगर सब्जेक्ट ने क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड कर दिया, यानी कि अगर जो जवाब दे रहा है उसको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, तो वो पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। और कभी कभार इंडिविजुअल जो है वो सच्चाई छुपा भी देते हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत होगी। और हम अनकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं पकड़ सकते इससे। लास्ट हमारा सब्जेक्टिव का आता है इंटरव्यू मेथड। ये तो आपको पता ही है, इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग होती है, एक क्वेश्चन पूछता है जिसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, एक का जवाब देता है जिसको इंटरव्यूई बोलते हैं। सिंपल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत पैसा नहीं लगता, बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ आपको चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। और एक गुड सैंपल पॉपुलेशन के लिए हम जज कर सकते हैं। डीमेरिट्स, इसमें रिलायबिलिटी कम है, क्योंकि क्या पता इंटरव्यू जो है वो झूठ बोल रहा हो या फिर वो कॉन्फिडेंट ना हो उस समय, अगर उसे लग रहा है कि इंटरव्यूअर जो है वो काफी जजमेंटल है या कोऑपरेटिव नहीं है, तो ये है। सेकंड हमारा टाइप आता है ऑब्जेक्टिव मेथड। जैसे सब्जेक्टिव में हम सेल्फ के बारे में देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव के अंदर द पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड्स आर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स
एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी सब्जेक्ट ने खुद के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है, अपने बारे में क्या बोला है, उस पे नहीं, बल्कि उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के बेसिस पे जो हम पर्सनालिटी को हम असेस कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल होता है, इनको साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, रेटिंग स्केल, सिचुएशनल टेस्ट मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड एंड बिहेवियर टेस्टिंग मेथड आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड जिसमें हम इंसान के ट्रेड्स को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके एक इवैल्यूएशन बनाते हैं उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स यूज करके, देख के, समझ के, इस पूरा का पूरा इंसान का पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, इससे जो है बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत छोटी से छोटी डिटेल को पकड़ा जाता है। इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं: अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये आपको आगे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके फायदे क्या है? कुछ जो बिहेवियर के एस्पेक्ट हैं हम उसको देख सकते हैं, रिलायबल है क्योंकि हम ऑब्जर्वर खुद ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और अनबायस्ड होने वाले हैं। नुकसान ये है कि इससे हम इमोशंस, फीलिंग्स नहीं समझ पाते, है ना, क्योंकि किसी को पता है कि मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ तो वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही करेगा। ठीक है, रेटिंग स्केल, जो बिहेवियर और रिस्पॉन्स है उसको हम रियल सिचुएशन से कंपेयर करके एक रेटिंग दे देते हैं। ठीक है, अब रेटिंग जो है वो हमारी 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट या 9 पॉइंट डिग्री पे हो सकती है, जिसमें से 5 पॉइंट स्केल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके फायदे ये हैं, हम इससे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं दो ट्रेड्स, दो इंसानों के अंदर, है ना, फिर रेट कर देंगे, इसका ये रेट आया, उसका वो आया। डीमेरिट ये है कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड को मतलब इट रिजेंबल्स द ऑब्जेक्टिव मेथड, इट हैज अ हैलो इफेक्ट एंड पीपल हु आर प्रोफिशिएंट, यानी कि जो लोग इस मेथड को यूज करने में काफी प्रोफिशिएंट हैं वो काफी कम मिलते हैं आपको। सिचुएशनल टेस्ट मेथड क्या होता है? इसमें हम सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखते हैं और फिर उसका बिहेवियर जज करते हैं। इसका एक एग्जांपल फटाफट से बताती हूँ। आपने एक क्लोज रूम में लोगों को रख दिया और उनके आगे आपने एक तिजोरी रख दी या कुछ भी रख दी, गुल्लक रख दी मान लो। आपने बोला आपको सबको अपने सिक्के पकड़ाए 5-5। आपने कहा ये डोनेशन में जाने वाला है तो अपने सिक्के इसमें डाल दो। अब जो सबको पता है कि रूम बंद है, कोई देख तो रहा नहीं है, जिसने अपने सारे सिक्के डाल दिए, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ होंगे जो डिसऑनेस्ट होंगे, तो वो सिक्के डोनेशन बॉक्स में डालने की जगह जेब में डाल देंगे। ठीक है, उन्हें पता है कोई देख तो रहा नहीं है। तो ये सिचुएशनल, इससे आपको इंसान की पर्सनालिटी पता चल गई। इसके फायदे यही हैं, हम इंसान की पर्सनालिटी को बड़े सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके नुकसान ये हैं क्योंकि आप एक इंसान को इतना सिंपल नहीं है, आप हर समय नहीं जज कर सकते, हर समय नहीं देख सकते उसे। ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, इससे हमें इंसान की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, मतलब हम इससे क्या करते हैं, इंसान के बारे में एज अ ग्रुप हम पता लगाते हैं कि इंसान उसके पसंद नापसंद क्या है और उसकी जनरल क्या उसकी आदतें हैं, ये सब। जैसे हमने पूछा, देखा कि कौन से दो बच्चे जो हैं एक साथ बैठना चाहेंगे क्लासरूम में, कौन से दो लोग साथ में रहना चाहेंगे हॉस्टल में, तो इससे हम आंसर लेंगे, फिर उनके आंसर्स को एक सोशियोग्राम में पिक्टोरियल ड्राइंग की मदद से बना के दिखाएंगे, जिससे हमें सोशियोमेट्रिक मेथड कहते हैं। फायदा ये है, इससे हम हर इंसान को इवेल्युएट कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। ठीक है, नुकसान ये है क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड की तरह यूज होता है और ये मतलब किसी दूसरे मेथड के साथ एडिशन में, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए ही है, बहुत बड़े ग्रुप्स के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसको ज्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं कंसीडर करते। बिहेवियर टेस्टिंग, जिसमें हम एक इंसान की रियल लाइफ में उसका बिहेवियर कैसा है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसा करेगा इस चीज को, तो इससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि हम जो है कभी कभी इंसान अपना नेचुरल बिहेवियर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली मैं बहुत स्वीट हूँ बट अभी मुझे आज गुस्सा आ रहा था किसी चीज की वजह से। अब आप उसी दिन पे अगर बिहेवियर टेस्टिंग कर लोगे, आप कहोगे इसका बिहेवियर गुस्से वाला है, तो इसलिए ये थोड़ा रिलायबल कम है। लास्ट इज प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है? अभी तक के दोनों मेथड में आप इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट कर रहे थे, इसके अंदर अनकॉन्शियस एस्पेक्ट हमारा होता है, मतलब वो एस्पेक्ट जो हमारे दिमाग के कहीं ना कहीं तो कोने में है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं रहे या कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है बहुत बड़ा रोल होता है, वो बड़ा बहुत पार्ट है वो बड़ा हमारे माइंड का, क्योंकि हम हर इंसान की अपनी कुछ डिजायर्स, कुछ इच्छाएं, कुछ इमोशंस होते हैं जो कि वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट तो है, लेकिन वो ऐसे बाहर एकदम से दिखाता नहीं किसी को और ना ही उसको इजिली कोई समझ पाता है।
तो प्रोजेक्टिव मेथड उन ट्रेड्स को इवेल्युएट करता है बहुत बारीकी से, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं? इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें क्या इमोशंस, क्या डिजायर्स हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान या आपका न्यूरोटिक्स सब पे ये लागू होता है। डीमेरिट्स क्या है? काफी, क्योंकि ये बहुत काफी इसमें टेक्निक्स हैं तो इसलिए एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसकी स्कोरिंग एनालिसिस इजीली लोग नहीं कर पाते, हमको बहुत ही ट्रेन्ड लोग चाहिए, ठीक है। तो असेसमेंट्स एंड आपकी इफेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी जो था वो इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसी वीडियो में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसको अगर आप एज इट इज याद कर लोगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको बुक से वापस जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। So thank you for watching and keep learning.